वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मयूर सागर आप सभी का एक्सेल NCIS के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में आज हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कौन संविधान की आधारभूत संरचना और इससे रिलेटेड 24 अप्रैल 1973 का दिन, जो भारत के इतिहास का एक लैंडमार्क डे, जब फेमस केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था। उसके बाद एक आधारभूत संरचना की कल्पना की गई, उसको स्थापित किया गया कि पार्लियामेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जिसको आर्टिकल 368 में बात की जाती है कि संविधान को अमेंड तो कर सकता है लेकिन उनके बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस को नहीं टच कर सकता है, उसको अमेंड नहीं कर सकता है, उनको वायलेट नहीं कर सकता है। तो ये सारी बातें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज की क्लास में इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है एम लक्ष्मीकांत के टेक्स्ट बुक में। ये चैप्टर समझने के पहले हम लोग कुछ बेसिक्स फंडे समझने होंगे, जो हमको हेल्प करेगा, जो आज के पूरे डिबेट को और मीनिंगफुल और वर्थवाइल बनाएगा। तो ये क्लास आपके आने वाले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर हम सभी ने नाम सुना है, तो इस पे चलिए डिबेट को शुरू करते हैं और आज के क्लास में समझते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या ना। जब हम लोग, तो आज का टॉपिक क्या है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना। बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के पहले हमको एक दो डिबेट है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दो आर्टिकल के बीच का रिलेशन समझना होगा। एक आर्टिकल नंबर 368 और आर्टिकल नंबर 32। हमने अभी तक इस सीरीज में यह बात करा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं ना। आर्टिकल 368 जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को इनेबल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट संविधान के प्रोविजंस को अमेंड कर सकता है, कर्टेल कर सकता है, रिपील कर सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 टोटल दो तरीका प्रोवाइड करता है, जिसका हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ आर्टिकल 32 द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है कि स्क्रूटिनाइज करने का, कि जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट हुआ या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया उसके कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी को चेक करेगा। तो कौन चेक करेगा ना? जुडिशरी। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है। तो आर्टिकल 368 इनेबल कर रहा है कि चेंज करना, आर्टिकल 32 चेक करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के एम्बिट में है कि नहीं। दूसरा जो डिबेट है कि बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP। दूसरा डिबेट किसके बीच में है ना? फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज। ये चैप्टर हम लोग अभी पढ़े नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया तो है कि जब भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स क्या है ना? ये क्लेम्स है। और ये क्लेम्स किसको दिया जाता है ना? ये क्लेम्स सिटीजन्स को दिया जाता है। किस लिए ना? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, है ना। और ये क्लेम्स बेसिकली स्टेट्स के आर्बिट्ररी एक्शंस के अगेंस्ट में एक चेक्स एंड बैलेंस की तरह काम करता है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज स्टेट्स के क्या है ना? इंस्ट्रक्शंस हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, जो भी पॉलिसीज या लॉ बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए वो पॉलिसीज या लॉ बनाया जाता है। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक तरह से राइट्स हैं किसके ना? स्टेट्स के, क्योंकि स्टेट काम तभी कर पाएगा, इनेबलिंग प्रोविजंस होने चाहिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को इनेबल करता है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स को इनेबल करता है। तो यहां पर भी एक बैलेंस है। तो इसी दो डिबेट के बीच में आज का स्टोरी चलेगा, जिसको कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन बोलते हैं। अब एक और थर्ड एस्पेक्ट है कि कुछ हमको इंपॉर्टेंट केसेस ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हमको ना बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन अच्छे से क्लियर होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस हैं ना? इंपॉर्टेंट केसेस का एक लिस्ट मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखेंगे।
ना सबसे पहली बात ना, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद, अब ये शंकरी प्रसाद केस कब आया था ना, शंकरी प्रसाद केस 1951 को आया था। देन नेक्स्ट जो केस है इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस 1967। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी फेमस, द केशवानंद भारती केस 1973, 24 अप्रैल 1973। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस 1980। नेक्स्ट वमन राव केस, वमन राव केस 1981। फिर कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस आए, दैट इज 1992 में एक फेमस केस आया था, बताओ कौन सा, दैट इज इंदिरा सावने जजमेंट, इंदिरा सावने 1992। फिर 7th नंबर पे जो इंपॉर्टेंट केस है वो कौन है 1993 में, दैट इज किहोटो होलोहन केस, किहोटो होलोहन केस 1993। इस किहोटो होलोहन केस को क्या बोलते हैं ना, डिफेक्शन केस, ये भी याद रखेंगे, किहोटो होलोहन को क्या बोलते हैं, डिफेक्शन, क्योंकि एंटी डिफेक्शन जो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे किहोटो होलोहन केस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1994 में एक वेरी फेमस केस हुआ, दैट इज कॉल्ड SR बोमाई केस, SR बोमाई केस 1994। उसके बाद और दो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, दैट इज S नागराज केस 2006 एंड केस नंबर 10 IR कोयलो केस 2007। तो इस चैप्टर में जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इन केसेस को आपको दिमाग में रखना है कि शंकरी प्रसाद केस, देन गोलकनाथ केस, देन केशवानंद भारती केस, उसके बाद दैट इज मिनर्वा मिल्स केस, उसके बाद वमन राव केस, देन ये इंपॉर्टेंट जजमेंट लाइक इंदिरा सावने जजमेंट 1992, फिर दैट इज किहोटो होलोहन केस 1993, देन इंपॉर्टेंट केस SR बोमाई केस, जिसमें कि सेकुलरिज्म के बेसिस पे कुछ जजमेंट दिया गया था, है ना। सेकुलरिज्म इज द इंपॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड विद SR बोमाई केस, S नागराज केस 2006 और IR कोयलो केस 2007। ये इतने केसेस हैं, आपको घबराना नहीं है, बस एक बार याद करना है। और अभी हम लोग हिस्टोरिकल फॉर्मेट में इसको देखेंगे तो उतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस क्लास के साथ बने रहे और इस छोटे से क्लास के बाद आप एक अलग लेवल पे होंगे। तो हम लोग इन केसेस में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ तो उसको समझने के लिए एक कॉलम में हम लोग पार्लियामेंट को रखते हैं, मतलब आर्टिकल 368 को रखते हैं। आर्टिकल 368 क्या काम करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट की बात करता है कि पार्लियामेंट किसी चीज को अमेंड करेगा, कर्टेल करेगा, किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। एंड आर्टिकल नंबर 32 मतलब जुडिशियरी को रखते हैं इधर, जिसमें कि लेट से सुप्रीम कोर्ट को रखा जाए कि जुडिशियरी का क्या क्या जजमेंट था। तो शंकरी प्रसाद केस से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ ऐसे समझिए। तो शंकरी प्रसाद केस में ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कि जब हम लोग का संविधान बना तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे। अभी हम लोग शंकरी प्रसाद केस की बात कर रहे हैं 1951, तो हम लोग के पास टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे। इसका मतलब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स है, इसका मतलब वो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड से गारंटीड है, जिसको कि क्या बोलते हैं, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है तो स्टेट उसको वायलेट नहीं कर सकता है या अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक, ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो अमेंडमेंट एक्ट आया, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब बना, 1951। तो इसमें इसी राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया,
राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। इसका मतलब कि फंडामेंटल राइट में चेंजेस हुआ। तो इस जो अमेंडमेंट एक्ट है इसको चैलेंज किया गया, ठीक, कि जुडिशरी के पास, कि जो पार्लियामेंट के पास 368 है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है क्या अंडर आर्टिकल 368। अब यहां पर एक और आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, जो आर्टिकल नंबर 13 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉ को डिफाइन करता है ना, याद रखेंगे, अभी बहुत समझना नहीं है, बट आर्टिकल नंबर 13 डिफाइंस द लॉ। और जो लॉ होता है उसके अंदर कौन कौन से आएंगे ना, परमानेंट लॉ, टेम्पररी लॉ, स्टैट्यूटोरी लेजिस्लेशन एंड कस्टमरी लॉ। ये 4 तरह के लॉ होते हैं, जिसमें कि लॉ के डेफिनेशन में आएगा, वो हम लोग फंडामेंटल राइट में और बातें करेंगे। अभी बस इतना याद रखना है कि देयर इज परमानेंट लॉ, मतलब जो लेजिस्लेचर बनाता है, टेम्पररी लॉ जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, जो स्टैट्यूटोरी लेजिस्लेशन के मतलब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की जो बात होती है, और एक कस्टमरी लॉ जो माने कस्टम कन्वेंशन। ये सारे लॉ किसके एम्बिट में आएगा, आर्टिकल नंबर 13। अब ये क्वेश्चन उठा कि जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया, तो क्या फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो जुडिशरी ने जजमेंट दिया कि यस, जुडिशरी का क्या जजमेंट दिया कि यस, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 के एम्बिट के अंदर नहीं आता है। तो आर्टिकल 13 बेसिकली ऑर्डिनरी लॉ की बात करता है। किस तरह के लॉ की बात करेगा आर्टिकल 13 ना, ऑर्डिनरी लॉ। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको कि आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है। इसका मतलब कि उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, माने जो काम किया गया वो सही है। तो डीपीएसपी स्टेट को इंपावर करता है कि भाई काम करे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स उसको चेक करता है कि ये नहीं करे। इसलिए जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स पढ़ेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में देखा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव मीन्स व्हाट, इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्टेट फ्रॉम डूइंग सर्टेन एक्शंस, है ना, बट पॉजिटिव प्रिविलेजेज है फॉर द सिटीजन्स बिकॉज इट प्रोवाइड्स द राइट्स, फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन्स। ठीक, समझ पा रहे हो कुछ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें जुडिशरी के पास क्या क्वेश्चन था कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो बोला कि यस, बट क्यों, क्योंकि आर्टिकल 368 ना आर्टिकल 13 के एम्बिट में नहीं आता है। आर्टिकल 13 होता तो फिर हम लोग उसको चैलेंज कर सकते थे, ऐसी बात होती। तो यहां पर जो पार्लियामेंट है वो खुश हो गया कि हमारा काम ठीक है। तो इसी में जोश जोश में बहुत सारे अमेंडमेंट करते चले गए। तो फिर से जब 17th नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कब हुआ था ना 1964 में। ठीक ना, जुडिशरी बोला कि ठीक है आर्टिकल 368 में कर सकते हैं, तो अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट होते चले गए। अब आर्टिकल जब 17th अमेंडमेंट एक्ट का टाइम आया 1964 में, तो देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी काम हो रहे हैं जो बेसिकली उसके एम्बिट में नहीं है। तो फिर से ये जुडिशरी के पास चैलेंज किया गया। तो अभी तक क्या स्टैंड है कि यस, अभी तक की बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से बड़ा है ना, क्योंकि जो स्टेट को काम कर रहा है उसको चैलेंज नहीं हो पा रहा है कि जुडिशरी ऑफ फील्ड बोला कि आर्टिकल 368 में वो 13 के बाहर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 आया, इसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे स्टेट लॉज को कहाँ रख दिया गया ना 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये अलग बातें हैं, कितने शेड्यूल है वो अलग चर्चा करेंगे ना। 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे जब हम लोग एंटर कर देंगे तो वहां पर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तब इसको चैलेंज किया गया। तब जुडिशरी ने क्या जजमेंट दिया ये आपको समझना है कि जुडिशरी का ये जजमेंट आया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं ना, इम्यूटेबल इन नेचर, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल इन द नेचर। ये इम्यूटेबल ट्रांसेंडेंटल क्या है ना, इम्यूटेबल ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है कि उसको वायलेट नहीं कर सकते। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये भी आर्टिकल नंबर 13 के अंदर ही है। अभी तक यही था कि ये
आर्टिकल 368 माने कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 13 माने ऑर्डिनरी लॉ के अंदर नहीं आता था, इसीलिए उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब बोला कि नो, ये किस केस के जजमेंट आया था ना, गोलकनाथ केस 1967, है ना। गोलकनाथ केस 1967 कब हुआ था? 1967, याद करिए। तो 1967 में जुडिशरी का स्टैंड चेंज हो गया कि सेम रहा? चेंज हो गया कि इसमें बोला गया कि अब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता है। तो बताओ, पार्लियामेंट खुश होगा कि पार्लियामेंट हैप्पी होगा कि उसके सैड होगा ना? पार्लियामेंट अब इससे क्या होगा ना, पार्लियामेंट विल रिएक्ट। कैसे रिएक्ट करेगा ना? आर्टिकल 368 में हम अमेंड कर सकते हैं, ठीक। प्रॉब्लम कहां हो रही है कि आर्टिकल 13 के अंदर डिफाइन हो गया, इसलिए हम लोग उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो रिएक्टेड और उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1971। द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 ये रिएक्शंस था, ठीक। समझ पा रहे हो? 67 जजमेंट आया, फिर 71 में रिएक्शन आया पार्लियामेंट का। इसमें बोला गया कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दो, है ना। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड कर दो। तो ये बोला जाता है ना 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 कि हम लोग अपने हिसाब से ही अमेंड कर दो कि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, ठीक। तब फिर जाके ना देखा कि जुडिशरी बोला अच्छा आप ही तैयार हो, तो बोला कि ठीक है भाई, आपको इनेबलिंग पावर दिया गया है, आप अमेंड कर सकते हैं तो आप अमेंड करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जुडिशरी ने क्या बोल दिया ना, वैलिडेट, ये सही है। लेकिन बोला कि नाउ यू कैनॉट वायलेट द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये जजमेंट कब आ रहा है? केशवानंद भारती केस 1973, ठीक। द रिएक्ट, उसके बाद केशवानंद भारती केस जो जजमेंट आया था उसमें यही होगा कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको वैलिडेट किया, बोला कि ठीक है आप पार्लियामेंट करें, आर्टिकल 368 में जो करना है करें, ये वैलिडेट है। लेकिन स्मार्टली डिफाइन कर दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को आप वायलेट नहीं कर सकते। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियली इनोवेटेड टर्म है। स्मार्टली you can call judiciary innovated term, ठीक, क्योंकि जुडिशरी ने इसको डिफाइन नहीं किया, ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जब अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब पार्लियामेंट के ऊपर फिर से रेस्ट्रिक्शन आ गया। अब बता पार्लियामेंट खुश होगा कि एग्रेसिव होगा? फिर एग्रेसिव होगा। तब ये क्वेश्चन उठा कि भाई ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? अभी तक तो हम लोग कर रहे थे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को स्मार्टली बोला कि डिफाइन नहीं किया जुडिशरी ने, तो फिर से रिएक्शन होगा। इसके रिएक्शन में कौन सा ना, आप देखें तो 1973 में केशवानंद भारती केस आ गया जिसमें कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसको अनडिफाइंड है बट इसको इनोवेटिवली डिवाइस किया गया। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब हुआ? दैट इज द 1976। तो 1976 में इसको कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि इतने सारे चेंजेस किए गए कि इस तरह से समझिए कि एक अनलिमिटेड पावर की बात की गई। कैसे पावर ना, अनलिमिटेड पावर। किसको? पार्लियामेंट को, कि पार्लियामेंट से कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट है, आर्टिकल 368 है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एक तरह से अनलिमिटेड पावर है और इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 13 इस तरह के डिबेट से बाहर होगा, इसको जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तब जुडिशरी का फिर क्या स्टैंड रहा होगा? तो जुडिशरी ने बोला कि नो, जुडिशरी ने बोला कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवीजन ऑफ पावर पे बेस्ड है, दैट इज कॉल्ड ट्रिनिटी ऑफ द गवर्नमेंट, न लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को लाने की बात करता है, जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ही दैट लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है, लिमिटेड पावर की बात करता है, सो हाउ दैट पार्लियामेंट
इस लिमिटेड पावर, मतलब आर्टिकल 368 क्या है, एक इनेबलिंग क्लॉज है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के लिए अडेप्ट करना है, बट इसको अनलिमिटेड नहीं बन सकते आप, टोटलिटारियन नहीं हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। तो बात इन्होंने बोला कि नो, since the constitution cannot provide for unlimited power, our constitution is itself based on the limited power concept, so you while exercise the article 368 you cannot achieve the unlimited power। कुछ समझ में आया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ही बात करता है लिमिटेड का, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, हर चीज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, तो कोई भी जो क्रिएशन है वो अनलिमिटेड पावर कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि फाइनली द जुडिशरी इज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर, जो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक तो बात करी, तो इस केस के बाद भी क्या रहा होगा बताओ ना, इस केस के बाद भी बोला कि जो केशवानंद भारती केस है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है, वही अपील्ड होगा। ये जो आर्गुमेंट है वो कैसा होगा, ये इलॉजिकल आर्गुमेंट होगा। तो ये बेसिकली वमन राव केस जब आया, और वमन राव के केस के पहले कौन था, मिनेर्वा मिल्स केस। तो मिनेर्वा मिल्स केस कब हुआ था बताओ, 1980, उसमें भी क्या फील्ड रहा, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। फिर जो वमन राव केस, ये कब हुआ था, 1981 में, इसमें भी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन। तो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कुछ समझ में आया कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन कुछ ऐसे फीचर्स की बात करता है जो कि वायलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक अनडिफाइंड है। उसके बाद बहुत सारे और केसेस हुए, जिसमें कि हमने एसआर बोमाई केस का नाम लिखा था, उसमें सेकुलरिज्म को फीचर बताया गया, फेडरलिज्म को फीचर बताया गया, बहुत सारे जजमेंट आए जिसमें रूल ऑफ लॉ को उसका फीचर बताया गया। तो ग्रेजुअली जितने भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए, जितना कम हमने जैसे यहाँ पर नाम लिखा था कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में न शंकरी प्रसाद केस, देन गोलकनाथ केस, देन व्हाट इज कॉल्ड केशवानंद भारती केस, देन मिनेर्वा मिल्स केस, देन वमन राव केस, देन उसके बाद जो भी जजमेंट आए जिसमें कि किहोटो होलहन केस, देन एस नागराज केस, आईआर कोयलो केस में। तो ये बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर को एनहांस करता है, ठीक। ये बहुत ही इनोवेटेड टर्म था, बहुत स्मार्टली डिवाइस टर्म था कि भाई तुमको करना है करो, बट इसको नहीं छू सकते हो, ठीक। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यही बात करता है कि जो कंसाइंस है, जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक इथोस पे बेस्ड है। तो अब हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि पूरे डिबेट के बाद कि एक बार आर्टिकल 368 इंपावर करता है, 32 उसको दैट चेक करेगा जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, और इस तरह से केशवानंद भारती केस दैट इज 24 अप्रैल 1973 को इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब यदि पूछा जाए कि करंट स्टेटस क्या है, कि व्हाट डू यू मीन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि एकदम अनटच्ड, या ऐसा कोई एरिया है जिसको कि आर्टिकल 368 में अमेंड नहीं किया जा सकता है? नो। अभी यदि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछा जाए तो व्हाट इज दैट, कि आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजंस को, किसी भी राइट्स को, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या चेंज या कुछ भी कर सकता है, अनलेस कि वो फंडामेंटल राइट्स जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसको वायलेट या ये नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, क्योंकि जो अमेंडिंग पावर है वो क्या है, इनेबलिंग प्रोविजंस है, और इनेबलिंग प्रोविजन पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन के साथ होना चाहिए। तो बात यहां पर खत्म होती है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली ये भी एक इनेबलिंग प्रोविजंस ही है, लेकिन इनेबलिंग प्रोविजंस उन बेसिक इथोस, बेसिक फीचर्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूलभूत है, वेरी फंडामेंटल्स है। और ये क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं, इसको आज तक डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सक्सेसिव जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए उसके थ्रू एक मैच्योरिंग अंडरस्टैंडिंग हुआ, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस है, जैसे सेकुलरिज्म है, जैसे फेडरलिज्म है, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये सारी चीजें आप लोग एक लिस्ट जो बुक में दिया हुआ है उसको आप पढ़ लेंगे, और एक लिस्ट ऑफ आइडिया, मतलब 15-20 पॉइंट रखेंगे कि यदि पूछा जाए कि व्हाट एक्चुअली द कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप एटलीस्ट कुछ पॉइंट लिख सकेंगे। तो ये आज का टॉपिक था, दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये है क्या ना। दोनों आर्टिकल 368 और 32 के बीच का बैलेंस है,
फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच का बैलेंस है। इनिशियली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में डोमिनेट था जब शंकरी प्रसाद केस की बात किए, लेकिन गोलकनाथ केस में आते आते स्टेटस चेंज हो गया। क्या स्टेटस चेंज हुआ ना, दैट इज कॉल्ड अब फंडामेंटल राइट्स कैसे हो गए, इम्यूटेबल हो गए, ट्रांसेंडेंटल हो गए, इसलिए उसको वॉयलेट नहीं कर सकते। मतलब फंडामेंटल राइट डोमिनेट हो जाएगा किसके ऊपर में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तब जाके ना फिर से पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को अमेंड किया जाए। तब फिर बात उठी कि ये एक तरह से अनलिमिटेड पावर हो जाएगा। तब फिर जुडिशरी ने बोला कि ओके फाइन, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैलिड है, लेकिन ना डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जा सकता है। इस तरह से फिर से बातें चली और सक्सेसिव जो जजमेंट्स आए, जिसमें कि वमन राव केस, मिनर्वा मिल्स केस, IR कोयलो केस, इन सब में एक ही बात को बोला गया कि जो केशवानंद भारती केस का जजमेंट है, दैट इज 24 अप्रैल 1973 के बाद जो स्टेटस है कि दैट इज आर्टिकल 368 में किसी भी प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है, प्रोवाइडेड जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अमेंड या उसको कर्टेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये अनडिफाइंड है, क्योंकि इसको फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया गया। कुछ चीजें नहीं बताया जाए वही अच्छा है ना। ये टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप मेच्योर होते होते समझते चला जाएगा, और जैसे जैसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आते चले जाते हैं, इसका स्कोप है वो ब्रॉडेन होते जाएगा, और धीरे धीरे एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल एटमॉस्फेयर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला एटमॉस्फेयर बनाने में इसको हेल्प करेगा। तो ये था आज की क्लास। हम लोग अगली क्लास में ये चर्चा करेंगे कि भारत के जो बेसिक सैलिएंट फीचर्स है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, और साथ ही साथ जो प्रस्तावना है दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहें, और हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। तो तब तक हमारे चैनल से बन के रहें और हमारे साथ अपनी तैयारी को और अच्छा बना के रखें। सो थैंक यू।